हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो कैसे हो भाई सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे पटवारी वाले भाई वापस से एक और सेशन लेके आए हो, है ना। अब आपका एग्ज़ाम थोड़ा आगे पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा आराम से वीडियोस लाएंगे। और बहुत ही आसान सवाल है यार, ज़्यादा लोड लेनी नहीं है मैथ्स की। मैं जो करा रहा हूँ वो करते जाओ, पूरा पेपर सही कर दोगे मैथ्स सेक्शन का, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पे चलें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। देखो क्या है, बॉड मास लगाना है मेरे भाई। तो क्या बॉड मास मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। वी बॉड मास, वी बॉड मास, ठीक है। वी होता है आपका नीचे जब बार लग जाता है किसी नंबर पे, तो वो वी पहले सॉल्व करते हैं। फिर बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवीजन एम मल्टीप्लाई ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ऊपर देखो 14 × 3, 3 पहले ये पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 14×3 = 42, ठीक है। 69 और 2 71, 71 में से 42 गए तो मेरे भाई कितने हुए 29। तो ऊपर मैं कह दूं, ऊपर आ गया सर मेरा 29। नीचे सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर 25, 45 - 25 तो ये हो गया मेरा 20। तो आंसर कितना आ गया, 2 से और ये काट दो 14.5 और एक ज़ीरो है तो 1.45, तो 1.45 मेरा आंसर आ गया। समझ में कैसे किया, पहले 2 से काट दिया, नीचे 10 आया, ऊपर 1.45 आ गया। तो 29 को काटा ना, तो कितना आया भाई भाई पहले 2 से काटा, ये 10 था, ये 14.5 आया, ये ज़ीरो हटाया तो ये हो गया 1.45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है मेरे भाई, यानी प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो या तो खुद से या फिर एक से, ठीक है। इन्हीं दो नंबर से या तो खुद से या एक से ही भाग जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे कोई भी नंबर हो गया, मान लो एक तो हो गया, और सबसे पहले अपन देखेंगे एक की, तो एक भाई साहब अभाज्य नहीं होता, ये आपको स्पेसिफिक याद रखना है, ठीक है। शुरू करते हैं 2 से। 2 देखो किस किस से जाता है, 2 एक तो खुद से कटेगा और एक से कटेगा, ठीक है। बात करेंगे 3 की, 3 एक खुद से कटेगा और एक से कटेगा। फिर बात करें अगर 4 की, तो 4 तो मेरे भाई एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो इसके तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये नहीं होगा, समझ गए। तो ऐसे ही वो नंबर जो या तो खुद से भाग जाएंगे या फिर एक से भाग जाएंगे, तो वो नंबर होते हैं मेरे अभाज्य संख्याएं, ठीक है। बोल रहा है 60 और 90 के बीच में। देखो 60 के बाद में आता है 61, तो 61 किसी से भी नहीं कटता। अब सर पता कैसे करेंगे, मैं एक आसान तरीका बता देता हूं अभाज्य संख्या पता करने का। 61 से पहले कौन सा नंबर है जो मतलब स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। मैं कह रहा हूँ सर 61 से पहले कौन सा है, तो 61 से पहले मुझे पता है 61 के बाद तो 64 8 का होता है, तो 61 से पहले 7 का कर दूं 49, ठीक है। 49 किसका होता है भाई, सर 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस 7 से कम या 7 से इस नंबर को भाग दे के देखो, अगर जा रहा है तो ठीक है भाई, और नहीं जा रहा, नहीं कट रहा किसी भी नंबर से, तो मतलब ये आपका प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। अब 61 को आप करो, 7 से कम जितने भी नंबर है, 7 और 7 से कम, तो एक से तो जाता है, तो एक से तो जाना चाहिए, मैंने कहा। 2 से जाता है सर, नहीं जाता। 3 से जाता है, नहीं जाता। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, तो यानी ये एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप पता रहता है कौन सा नंबर कटता है कौन सा नहीं कटता। अब देखो 62, 62 तो भाई सीधी सी बात है, 2 पीछे दिख रहा है तो 2 से जाएगा। 62 नहीं, 63 नहीं, 64, 65, 66, 67, 67 हो गया। फिर 68, 69, 70, 71, 71 हो गया आपका। 72, 73 हो गया। 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 हो गया। फिर 80, 81 जाता है, 82 जाता है, 83, 83 हो गया। उसके बाद 84, 85, 86, 87, 87 हो गया। 87 भी जाता है भाई 3 से, 87, फिर 89, 89 नहीं जाता, ठीक है, 89। और एक चीज़ और होती है, देखो ये जो भी ये अभाज्य संख्या होता है ना, ये प्राइम नंबर होता है, ये या तो 6n + 1 की फॉर्म में होगा या फिर 6n
-1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ भी पुट करके आप देख सकते हो। कभी कभी इस ऐसे मत बोलना कि यार इसमें तो करूँगा मैं, तो फिर जैसे मान लो 12 6 72 1 73 हो गया, 12 रखा, 13 78 79 भी देखो अभाज्य आया, 14 रखा, 14 6 84 प्लस 1 85। अब 85 तो 5 से कटता है, तो मैं ये श्योर शॉट नहीं बोल रहा कि हमेशा इसमें रखोगे तो वो अभाज्य निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ सर इस फॉर्म में इस फॉर्म में होगा, अगर इसमें नहीं हो रहा तो इसमें होगा, इसमें नहीं हो रहा तो इसमें होगा, समझ गए। अब 89 देख लो, किस में 89 किसी से जाता है, 89 से कम 81 स्क्वायर होता है तो 9 9 से नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाता, 7 से देख लो, 7 कम 7 से भी नहीं जाता, 6 5 4 3 से भी नहीं जाता, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 60 से 90 के बीच में मेरे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं भाई। अब औसत बताना है, तो औसत क्या होता है यार, सबको जोड़ दो, बटा में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से भाग दे दो, जोड़ो, 7 और 1 8 और 1 9 3 12 9 21 21 3 24 24 और 9 33 आ गया, 3 हासिल, 6 3 9 6 15 7 22 7 29 7 36 8 44 और 8 52, 44 8 52, और कितने से भाग देना है, 7 संख्या है तो 7 से भाग, 7 7 49, 3 गया 33 हुआ, 7 चौका 28, तो 74 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 74.0 तो नहीं, पॉइंट आएगा कुछ आगे, तो ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे आपको करना था। आ गई समझ में बात, किसी को कोई दिक्कत? अगले सवाल चले फटाफट। कह रहा है एक बैग है, उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, और कुल वो सिक्के हैं जो है 175 सिक्के हैं। समझ गए भाई, एक बैग है उसमें कह रहा है कुल 175 सिक्के हैं, और वो सिक्के जो हैं वो या तो 1 का सिक्का है उसमें, या 50 पैसे के हैं, या फिर 25 पैसे के। इन 3 टाइप के सिक्के हैं, बाकी इनके अलावा कोई सिक्के नहीं है, ठीक है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो, अब देखो कुल मूल्य, तो मुझे इसने एक चीज दे दी कि मूल्य समान करना है मेरे भाई, तो आप इनकी वैल्यू निकाल लो, मूल्य निकालो। मान लो कुल मूल्य तीनों, जैसे 1 रुपए के मान लो जितने सिक्के हों, तो उससे जो सम बनेगा, जैसे मैं क्या कह रहा है ये कि मूल्य कि 1 रुपए से जितने भी सिक्के हों तो कुछ रुपए बनेंगे, 50 पैसे के जितने भी सिक्के हो तो कुछ रुपए बनेंगे, और 25 पैसे के भी कुछ सिक्के होंगे तो कुछ रुपए बनेंगे, ठीक है। तो ये जो रुपए बन रहे हैं ना, ये तीनों सेम होने चाहिए, सही है। अब मैं अपने मन से मान लेता हूँ कि सर 1 रुपया है, तीन वो 1 रुपया बन रहा है तीनों में, ठीक है, टोटल मान रहा हूँ मैं, है ना, सिर्फ मान रहा हूं। तो अगर 1 रुपया बन रहा है, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया बनेगा? सर सीधी सी बात है, 1 सिक्का होगा, ठीक है। और ये हो गए आपके सिक्के, ठीक है जी। 1 रुपए के कितने सिक्के मान लूं? मैंने मान लिया 1 रुपए, क्योंकि इसने कहा है कि मूल्य समान है तीनों का, तो मैंने कह दिया सर तीनों, मेरी सहूलियत के हिसाब से मैंने मान लिया कि तीनों 1 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा है सर 1 रुपए का, अगर 1 रुपया बन रहा है, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए, तो कितने सिक्के होंगे? 1 सिक्का। ऐसे ही 50 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपया बनाएंगे? सीधी सी बात है, 2 सिक्के, ठीक है। और 25 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपया बनाएंगे भाई? सर 4 सिक्के, ठीक है। तो कितने हुए? 4 2 6 और 1 7 सिक्के मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन क्वेश्चन में मुझे पता है कि 175 सिक्के हैं, तो सर मैं क्या करूँगा, अगर 7 की यूनिट 175 है तो 1 की यूनिट कितनी आई भाई? इससे डिवाइड कर दूंगा, तो काटेगा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 1 की यूनिट आ गई 25 के बराबर, ठीक है। इस 25 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ सारों में, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी मुझे सिक्कों की। तो 25 इंटू 1 25, 25 दूनी 50, 25 चौक 100। तो अब मैं कह दूंगा सर ये हो गए टोटल, देखो 175 सिक्के बन गए, तो मैं कह दूंगा सर 25 तो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 50 पैसे के हैं, और 100 25 पैसे के सिक्के हैं, सही है। अब क्या पूछा है? द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन ऑफ द टोटल अमाउंट इन द बैग, निकाल लो भाई। मैंने निकाल लिए 25 1 रुपए के सिक्के हैं, तो रुपए कितने बने? सर 25 रुपए ये हो गए, 1 के सिक्के 25 हैं तो 25 रुपए हो गए, 50 पैसे के 50 सिक्के हैं तो ये भी 25 रुपए हो गए, सही। और ये 100 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो कितने हो गए? ये भी 25 रुपए हो गए। तो टोटल रुपए कितने हो गए भाई? ऐड कर दो इनको, 25 50 75 रुपए हो गए। आ गई बात समझ में? तो मेरा आंसर 75 रुपए हो गए।
मैंने कैसे खेला, मैं क्या देख रहा हूँ सर, मैंने देखा सर मुझे एक चीज़ दी है कि कुल मूल्य समान है, जो चीज़ समान दे रखी है ना उसके हिसाब से खेलूंगा मैं, ठीक है। और आगे क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है कि सर दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, 2:1 एवं उनके आयतन समान है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है भाई। आयतन क्या होता है सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया मेरा वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। कह रहा है सर कि रेडियस है 2 और 1 के समान है, 2 कौन है, तो मैं कह दूं कि 2/1 रेशियो है, तो इसकी x मान लो और इसकी 2x होगी, मतलब एक की 2x रेडियस है, एक की x रेडियस है, ठीक है, मान लिया सर, ठीक है। अब आगे कह रहा है वॉल्यूम बराबर है, कर दो सर। तो सर 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, ये तो पहले वाले के हो गए। 1/3 पाई R2 स्क्वायर गुणा H2, भाई ये तो कांस्टेंट ही है ना, 1/3 और पाई, इनकी वैल्यू तो सेम रहती है ना। R1 सर मेरे को पता है 2x, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, भाई 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर गुणा H1। R2 x है, तो ये हो गया x स्क्वायर गुणा H2। इस x स्क्वायर से देखो x स्क्वायर कट गया, तो H1/H2 ही मुझसे पूछा है, जो आ गया आपका 1/4। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? आगे चलें। कह रहा है कि सर अस्मिता ने 9534 रुपये की एक राशि 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समयावधि पश्चात कुल 11,442 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया, ठीक है। क्या कह रहा है कि कुछ अमाउंट है 9,534 रुपये, 4% की रेट पे उसने साधारण ब्याज पे पैसा जमा कराया, उसको मिल गया कितना? कुल 11,442, ठीक है। कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है मेरे भाई, ठीक है। तो ये बता दो कि भाई कितने साल के लिए उसने पैसे लगाए थे, सही है। अब देखो मैं हमेशा से कहता हूँ जब भी साधारण ब्याज का सवाल आता है ना, तो सिर्फ एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, क्या सर? वो है SI बराबर P गुणा R गुणा T/100, बस इतना ध्यान रखना है, सबको पता है ये बात, ठीक है। सर लगाया मैंने 9,534, मिला 11,442, तो 11,442 मिला, 9,534 मैंने लगाया, तो ब्याज कितना होगा? सीधी सी बात है, माइनस कर दो, मुझे ब्याज मिला है। 12 में से 4 गए 8, ये 0, फिर 14 में से 5 गया 9, और ये 1908, ये हो गया मेरा ब्याज। तो 1908 बराबर में अमाउंट प्रिंसिपल कितना है भाई? 9534 गुणा में, देखो दर कितनी है? 4% की, तो गुणा में 4, और समय मेरे से पूछा है बटे में 100। इसको सॉल्व कर लो आराम से, क्या दिक्कत है? 4 से ये कट रहा है क्या? 4 चौक 16, 30, 4 7 28, 4 7 28, तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 7 28, 4 7 28, ठीक है, सही है। अब देखो इससे इसको काटो, तो 4 एकम, क्योंकि दूना करोगे तो 954 होते हैं, कितना बचा? 476 और 44, और वो 4 एक और है। अब काटो 477, तो ये 9 हो गया, 19 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो यार एक चीज़ देखो, तो टी मुझे यहाँ से पता चल गया कि 100 बटे में 19 पॉइंट कुछ, सही है। यहाँ पे देखो पॉइंटों में नहीं है आंसर, और ना एक ऑप्शन ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं, तो सीधी सी बात ये कह रहा है कि भाई राउंड फिगर बता तू। तो मेरे भाई इस 19 पॉइंट कुछ को मैं सीधा सीधा 20 ही मान लूँ ना यार, तो 20 से सीधा काट देगा 5 साल, तो बस 5 साल इसका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? कभी कभी हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 1 सेकंड देना यार। तो इसलिए कभी घबराना नहीं है, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड। हाँ जी, चंगा, चलो नेक्स्ट कह रहा है कि, तो मैं क्या कह रहा था, घबराना नहीं है, मस्त एकदम,
और ऑप्शन देख लिया करो सॉल्व करने से पहले कि यार ऑप्शन राउंड फिगर है ना या पॉइंटों में तो नहीं है। अब वहाँ अगर पॉइंटों में होता तो फिर मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता, तो वहाँ उसने पॉइंटों में दिया नहीं, मैंने पॉइंटों में रखा नहीं, सीधी सी बात है, मैंने 19 को 20 मान लिया, कट गया सीधा 5। अगला देखो, अ सम ऑफ 12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर्स। क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 5 वर्षों के बाद दुगनी हो जाती है। ठीक है सर, तो 20 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? देखो मेरे भाई कैसे किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या करते हैं, ये कह रहा है सर कुछ अमाउंट है, मान लो 1 है, वो दुगना हो गया तो 1 से 2 बन गया, कितने 5 सालों में। ठीक है, तो हर दुगना 2 से 4 के लिए अगले फिर 5 साल लगेंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है। ठीक है, फिर दुगना करेगा तो फिर 5 साल लगेंगे, फिर दुगना करेगा फिर 5 साल लगेंगे, ऐसे दुगने करते जाओ। तो ये कह रहा है कि 20 साल बाद कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो भाई साहब 5, 10, 15, 20 साल हो गए। 20 साल बाद मुझे दिख रहा है 1 से 16 यानी 16 गुना गया। ठीक है, तो 1 का 16 हो गया, पहले था 12,000, तो 1 का 16 हुआ तो 12,000 का कितना हुआ? सीधा, बहुत आसान। तो 16 दूनी 32 और 160 192, तो 192,000, तो 192,000 आपका आंसर। ऐसे किया जाता है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये मेथड याद रखना है। आगे बात समझ। कह रहा है कि अगर 24 संतरों का मूल्य 72 रुपये है तो 120 संतरों का मूल्य, भाई इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, ये तो सब मानते हो मेरे भाई। 24 संतरे क्या होते हैं? ऑरेंजेस। ये 72 रुपये के हैं, तो एक ऑरेंज कितने का आएगा? 3 रुपये का, सीधी सी बात है। तो 120 कितने का आएगा? एक 3 का है, तो 120 कितने का आएगा भाई? 360 का। इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल आते हैं यार, देखो पटवारी में क्या नया पढ़ाना है तुम्हारे को? कुछ भी नहीं, अपना कॉमन सेंस लगाओ, आराम से पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है कि ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5वें के 20% के बराबर है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, तो जो जो दे रखा है वैसा वैसा लिख लो। तो कह रहा है ए का 30%, सर ए का 30%, 30% हटाया तो बटा 100 कर दिया, वो होता है बराबर में बी के, सर बी के वेतन के 3/5वें के 20%, ओ सॉरी के 20%, तो परसेंट हटाया तो 100। ठीक है, हो गया सही। यहां दे दिया यदि बी का 2400 रुपये है वेतन, तो इस बी की जगह सीधा सीधा 2400 रख दूं, तो सर ये हो जाएगा a इंटू 30/100 बराबर में 2400 इंटू 3/5 गुणा में 20/100। इस 100 से ये 100 सीधा सीधा काट दो, काट दिया सर। इस 3 से ये 10 गया, इस 1 0 से ये गया, इस 5 से ये गया, तो कितना आ गया? 24 चौक 96, तो 960, तो ए का आ गया भाई 960। ठीक है, जब भी परसेंटेज के सवाल आते हैं ना, जैसी लैंग्वेज दे दिया है ना, वैसे वैसे लिखना है आपको। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सही है, अगला क्वेश्चन देखें भाई। कह रहा है कि एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 बराबर लाभ अर्जित किया। देखो 3 चीजें होती हैं, क्या क्या सर? ये तो होती है कॉस्ट प्राइस, ये होती है सेलिंग प्राइस, ये होती है मार्क प्राइस। क्रय, विक्रय और जो उस पर अंकित मूल्य होती है। सही है, जो प्रॉफिट, जो लाभ या हानि, वो इन दोनों से आती है। ठीक है, कुछ इतने रुपए की चीज थी, वो इतने रुपए में बेच दी, अगर ज्यादा में बेची तो लाभ हुआ, कम में बेची तो हानि हुई। जैसे कि 10 की चीज अगर मैंने 15 में बेची तो 5 का मुझे लाभ हो गया। सही है, ऐसे ही अगर 10 की चीज मैंने 8 में बेची तो 2 का मुझे हानि हो गई। सही, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। वहीं पे कभी कहता है ना कि भाई इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट किस पे खेलते हैं? डिस्काउंट खेला जाता है अंकित मूल्य पे और विक्रय मूल्य पे। सही है, बोल रहा है कि सर 100 रुपए की चीज उस पर अंकित मूल्य है, मैंने उस पर कुछ मान लो ये 80 की बेची, तो मतलब डिस्काउंट निकालूंगा यहां से। कितने का डिस्काउंट दिया? 20 का। कितने पे? 100 पे। ठीक है, तो ऐसे डिस्काउंट निकाला जाता है।
ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सवाल देखो, कह रहा है कि एक आर्टिकल को बेचा, एक वस्तु को बेच के महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 बराबर लाभ लिया, यानी बाय सेलिंग एन आर्टिकल महेश अर्नड प्रॉफिट टू 1/4 ऑफ द प्राइस ही बॉट। भाई साहब ये कह रहा है कि जो महेश है उसने एक चीज बेची, तो कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट है वो 1/4 कॉस्ट प्राइस के है, सी के है, ये सी मान लो, सीपी या सी जो भी लिखना है। सीपी क्या, कॉस्ट प्राइस, वही है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। तो 1/4 महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 उसने लाभ कमाया, ठीक है सर। तो यहां से मैं कह दूं कि प्रॉफिट बटे में खरीद मूल्य मेरा हो गया 1/4, यानी 4 की चीज थी, 1 का लाभ हुआ, मतलब उसने चीज बेची 5 रुपए में, ये मेरी एस हो गई, सही है। अब कह रहा है कि उसने 375 में बेचा, तो मेरे भाई मेरे हिसाब से 5 में बेचा, तो 375 आपकी भाषा में, 5 मेरी भाषा में। पूछा गया लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मेरी 4, तो गुणा 4, 5 से 1 काटा, 5 7 35, 55 25, 75 इंटू 4 यानी 300। आ गई बात समझ में। अब जोड़ बाकी तो नहीं सिखाऊंगा ना मैं, ये इतना तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये सिंपल वही बॉड मास, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर प्लस सॉल्व करते हैं। तो ये काटो, कितना आएगा, 26 से कम 26, 26 दूनी 52 और ये 0, ये कितना आएगा, अब इनको सॉल्व करो, 13 तिया 39 यानी प्लस में 390, तो ये कितना हो गया 510। ठीक है, हमेशा ऑर्डर में ही सॉल्व करना, नहीं तो गलत आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप दे दिया 480 मीटर और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3, तो उसका क्षेत्रफल बता दो। और मेरे भाई आयताकार क्षेत्र क्या होता है, ये जिसकी लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। इसने कह दिया रेशियो दे दिया मुझे 5 और 3, तो मान लो लंबाई हो गई 5x और चौड़ाई हो गई 3x, रेशियो दिया है ना, तो वो रेशियो मतलब उसका आगे कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, है ना, 1 से भी हो सकता है मल्टीप्लाई, तो 5 3 हो गया, 2 से किया तो 10 और 6 हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 5x और 3x ले लिया। अब कह दिया कि भाई परिमाप अरे 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 परिमाप जो है वो 480 है। परिमाप क्या होता है भाई, सारी साइड्स को जोड़ देते हैं, वही परिमाप होता है, ठीक है। एक कोने से मैं चला पूरा घूम के सारा कवर करके वापस वहीं आ जाता हूँ, वो मेरा परिमाप होता है। तो इसका परिमाप क्या होगा, यहाँ से चलूँ तो 5x, 3x 8x हो गया, फिर 5x 13x, फिर 3x 16x, तो 16x की बराबर 480 हो गया, 16x बराबर 480, तो यहाँ से मैं कह दूँ x हो गया मेरा 30, तो यानी कि मेरी लंबाई तो हो गई 30 × 5 150 और चौड़ाई हो गई 30 × 3 90, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, सर क्षेत्रफल होता है इसका आयताकार क्षेत्र का यानी रेक्टेंगल का, वो होता है L × B, तो सीधा सीधा हो गया 150 × 90 यानी 135 00, 135 00, सही है। किसी को कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, ठीक है, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत बता दो। देखो भाई क्या कह रहा है, सर एक 6 लीटर का घोल है, सॉल्यूशन है, उसमें 4% शुगर है, तो भाई साहब शुगर और वाटर, ठीक है, 6 लीटर है उसमें 4% शुगर है, तो 24/100, या तो इसको काट ही दो 25, तो 6/25 मेरा शुगर है, सही है, 6/25 मेरा शुगर हो गया, और 6 का 96/100 मेरा पानी हो गया। तो ये काटो, किससे काटूँ, 4 से काट दो, ये 25, ये 24, तो ये 6 चौक 24, 120, 144/25, तो ये हो गया 144/25 मेरा पानी उसमें, ठीक है। कह रहा है कि 6 लीटर में 1 लीटर तो भाई इवेपोरेट हो गया, वाष्पित हो गया, तो इवेपोरेट हो गया मेरे भाई, तो सोल्यूशन में शुगर थोड़ी उड़ जाएगी,
सिर्फ पानी पानी गया, तो शुगर तो उतनी है अभी भी, लेकिन सॉल्यूशन पहले 6 लीटर था, 1 लीटर कम हो गया तो बच गया कितना, 5 लीटर। तो ये बताओ कि अब जो होगा तो ये 6/25 तो यही है, ठीक है। ये कम होगा पानी कितना, 1 लीटर कम होगा, तो इसमें से 1 लीटर मैं कम कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने पूछा है कि बचे हुए घोल में चीनी बता दो। तो सर चीनी तो है 6/25, ठीक है। घोल 6 में से 1 लीटर उड़ गया, बच गया घोल कितना सर, 5 लीटर, गुणा में 100 कर दो, सही है। तो ये कैसे लिखते हैं अपन, ये लिखा अपन ने 6/25 इंटू 5 इंटू 100। तो ये 25 से मैंने इसको काटा 4, 6 चौक 24/5, यानी 5 चौक 20.8, तो 4.8। सॉल्व कर लेना 24/5, तो ये हो गया 5 चौक 20, 40 बचा, तो 5 अठे 40। सही है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, चीनी नहीं घुल, चीनी थोड़ी उड़ेगी, समझ रहे हो ना बात, कहना क्या चाह रहा है कि चीनी तो उतनी रहेगी, सीधी सी बात है। ऐसे मान लो कभी खरबूजा या मतीरे का भी सवाल आ जाता है, तो भाई साहब खरबूजे का पानी उड़ जाता है, वो पल्प, वो गूदा, वो तो वहीं रहता है, समझ गए, वो कम नहीं होगा। तो ऐसे चीनी और पानी का सोल्यूशन है, चीनी तो उसमें है अभी भी, पानी उड़ गया, ठीक है, तो चीनी उतनी रखेंगे, पानी कम हो गया तो टोटल सोल्यूशन भी 6 का 5 हो गया, बस चीनी को देख लो कितना है 5 में। अगला कह रहा है बेईमान दुकानदार का सवाल, देख लेना भाई, ऐसा सवाल हमेशा आता है। क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार है, आलू को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। मतलब वो कह रहा है कि मैडम आप घर के हो, ऐसे तो बोलते हैं, मैडम आप घर के हो, जितने में मैं लाया हूँ ना उतने में आपको दे रहा हूँ, तो 100 रुपये में अगर मैं लाया हूँ तो 100 में ही आपको दे रहा हूँ। पर मेरे भाई इतने शाणे तो, इतने समझदार, इतने वो तो होते नहीं है, वो दानवीर तो सही है भाई, कमाने तो बैठा है। वो क्या करता है, वो वजन में बेईमानी कर देता है, वहां से अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, ठीक है सर। तो वजन में क्या करा उसने, 1 किलो की जगह वो सिर्फ 950 ग्राम ही देता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मैं कह नहीं दूं कि सर चीज तो मैंने 950 की ही ली है, लेकिन मैंने उसको पैसे दे दिए 1000 रुपये। भाई मान लो 1 ग्राम के 1 रुपया ही है, ठीक है, मैंने उसको कहा भाई मुझे 1000, मतलब 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम के 1000 रुपये हो गए, नॉर्मल सी बात समझो। तो सर मैंने उसको बोला कि भाई तू मुझे 1 किलो दे दे, मुझे नहीं पता ना वो बेईमानी कर रहा है, मुझे तो ये है ना कि हाँ भाई 1 किलो दे रहा है, तो मैंने उसको चीज़ कितने 1000 दे दिए। भाई 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो मैंने तो 1000 रुपये दिए, लेकिन उसने मुझे चीज़ कितने की दी सर, 950 ग्राम ही दिए, यानी 950 रुपये की चीज़ ही तो मुझे मिली है। तो मैं कह रहा हूँ कि 950 की चीज़ के उसको मैंने 1000 रुपये दे दिए, सही है। इस 0 से 1 काटा, ये 5 से काटा 19, और ये 5 से काटा 20, यानी मैं कह दूं कि सर 19 की चीज़ के मैंने 20 रुपये दे दिए। तो कितने का फ़ायदा कर लिया उसने, 1 का फ़ायदा कर लिया, कितने पे, 19 पे, गुणा में 100। तो ये होगा आपका, करना है क्या फर्दर कर दो, 19 पंजे 95, 5.50, तो 19 दूनी 38, 5.2 समथिंग आएगा, 5.4 ये नहीं है, ये हो गया आपका, सही है। इतना सा करना होता है। अगला सवाल देखो भाई, कह रहा है कि यदि एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक कार्य के हिस्से को 44 दिन में कर सकते हैं, तो बता दो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी और एक महिला और एक लड़का तीनों साथ मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है सर। सर कह रहा है एक मैन या फिर 2 वुमेन या फिर 3 बॉयज, तो मतलब एक आदमी की कुछ क्षमता है, तो एक आदमी की एम क्षमता मान लूं, काम किया उसने 44 दिन, ठीक है, ये काम हो गया टोटल वर्क। ठीक है, मान लो कुछ काम था मेरे पास, एक आदमी ने 44 दिन में काम किया, तो उस आदमी, कितने आदमी है, एक आदमी है, आदमी की कुछ क्षमता भी होगी, ठीक है सर, गुणा कितने दिन लगाए 44, तब जाके ये पूरा काम हो गया। तो एक आदमी एम क्षमता से 44 दिन काम करता है, तो वो काम हो गया, काम सेम ही है। उसी काम को दो औरतें 44 दिन में, तो 2 औरतें हैं, एक औरत की कुछ क्षमता है W, तो 2 की 2 W हो गई, गुणा में 44 दिन में। ऐसे ही 3 लड़के 44 दिन में, तो 3 लड़के, एक लड़के की B क्षमता है, तो 3 लड़कों की 3B, गुणा में 44। ठीक है, कह दूं तीनों ने इतना इतना काम किया है, तीनों का काम सेम है, तो मैंने बराबर कर दिया, सही।
तो यहाँ से मैं कह दूँ कि 44 44 44 तो हटा दो, तो m बराबर 2w बराबर 3b। ठीक है, कह दिया। अब देखो ये मैंने कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि सर m w और b की वैल्यू क्या हुई। तो भाई ऐसी जब चीज इक्वेशन होती है तो उसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं। m के आगे 1 है, w के आगे 2 है, b के आगे 3 है, तो इन 1 2 और 3 का एलसीएम लो। तो एलसीएम हो गया 1 2 3 का 6। ठीक है, तो 6 हो गया पूरा एलसीएम। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, यहां 1 था तो 1 6 हो गया, तो 6 से काटा और इंटू 1 किया तो m की एफिशिएंसी 6। ठीक है, ऐसे ही w की एफिशिएंसी 3 और ऐसे ही बॉय की एफिशिएंसी 2। समझ गए भाई। 1 इंटू 6 देखो यहाँ 6 आ गया, 3 इंटू 2 यहाँ 6 आ गया, 2 इंटू 3 यहाँ 6 आ गया, हुआ ना तीनों इक्वल। समझ गए। तो जब भी बराबर में होता है ना तो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एम डब्ल्यू बी। अब m की वैल्यू है ये, w की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये है। अब ये इनकी वैल्यूज है, ये 1m 2w 3b, ये इनकी वैल्यूज नहीं थी, ये अब इनकी वैल्यूज है। ठीक है, जब ऐसे बराबर में होते हैं मल्टीप्लाई में रहते हैं तो एलसीएम निकालो और बटा डिवाइड कर दो, तो 6/1 6, 6/2 3 और 6/3 2। सही है। अब ये आ गई भाई इनकी एफिशिएंसी। सही है, तो मेरे भाई किसी भी एक में पुट कर दो तो वो मेरा टोटल वर्क m ही पुट कर दो। तो टोटल वर्क क्या है, पूरा कार्य है सर 1 इंटू 6 इंटू 44। किसी को भी किसी में भी पुट कर दो, b यहां पुट कर दो चाहे w, यहां सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोटल कार्य। अब ये कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, ये तीनों मिलके कर रहे हैं ना, तो कितने दिन में करेंगे। भाई एक चीज बताओ, एक आदमी प्लस एक बच्चा प्लस एक औरत कितने हुए। आदमी की एफिशिएंसी है सर 6, लड़के की है सर 2 और वुमेन की है सर 3। तो कितना हो गया, 6 और 2 8 और 3 11। तीनों मिलके करते हैं तो इतना काम करते हैं एक दिन में। टोटल काम है भाई ये, तो कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा। सर पूरा काम ये है, इतने एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा, बटा कर दो। तो इसको 6 गुणा में 44 बटा 11 कर दूंगा, तो ये 4 बार, तो ये हो गया मेरा 24 दिन। सही है, आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यदि 21 a प्लस 21 b का मान इतना है तो a और b का औसत कितना होता है। औसत क्या होता है भाई, जोड़ दो बटा जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो। अब a और b का औसत तो a प्लस b बटा में a और b कितनी वैल्यूज हैं 2, तो 2 से भाग कर दो, ये चाहिए। मुझे दे दिया 21a प्लस 21b बराबर में 1134। 21 इन दोनों में मैं कॉमन लूँ तो a प्लस b बराबर में 1134। ये 21 इसके नीचे जाके इसको काटेगा तो कितनी बार काटेगा, 21 21 पंजे 105, बच गया कितना 74, ओ सॉरी 84, तो 21 चौक 84। तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 54, मुझे ये चाहिए था, तो 54 बटा में 2 यानी 27। सही है भाई, आ गया समझ में। यार पसीना बहुत आ रहा आज चलो कोई ना, नेक्स्ट देखो। देखो पढ़ो क्या है सवाल। कह रहा है कि एक घनाभ की विमाएं 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल है लेंथ ब्रेथ और एच है हाइट। ठीक है, घनाभ क्या होता है, आपका कमरा, आपका कमरा एक घनाभ ही तो है। तो मेरे भाई कोई भी, ये तो लेंथ हो गई, वो ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई, बस ये घनाभ हो गया। तीनों मेरे को दे रखा है 7 11 और 13, तो कर दो 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 7, तो 11 7 77 प्लस 13 इंटू 11 143 प्लस 13 7 91, तो 43 143 और 77 150 220 और 90
310 311, तो 311 इंटू 2 यानी 622। सही है, आसान सा सवाल है, फॉर्मूला याद रखना था बस। कह रहा लास्ट सवाल है भाई, बहुत आसान। 1540 के 1/7 का 20% कितना होता है? वही जो दे रखा है वैसा का वैसा लिख दो। 1540 का के 1/7, तो इसका 1/7 का 20% का 20/100, बस यही तो करना था। इसको इससे काटा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 0 हो गया। इससे इसको काटा 5 बार, 5 से इसको काट दो तो ये हो गया 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये मेरा सीधा साधा आंसर 44। बस परसेंटेज तो बहुत आसान है। ठीक है, तो भाई ये था आपका एक और प्रीवियस ईयर। 17-18 सवाल आपके मैथ्स में आते हैं हमेशा, तो बहुत आसान है। वीडियो को रिवाइज कर लेना, बार बार देख लेना, जो सवाल नहीं आए पीछे करके दोबारा देखो और करो कि मैंने कैसे किया वैसे देखो, और सेम ऐसे सवाल आएंगे। अभी तक जितने भी 3 मॉक करवा चुका हूँ मैं, 3 प्रीवियस ईयर, लगभग सवाल सेम है सब में। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, इनको बार बार दोहराओ, और जब तक पेपर होगा ना बहुत सारे करवा दूंगा यार मैं, उन सवालों को ही रट जाना। ठीक है, सेम सवाल आएंगे, वैल्यूज़ बदली हुई होंगी। ठीक है, तो डरना नहीं है, और ऐसा का ऐसा पेपर पढ़ना है और आएगा और वो करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।